हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो 2 दिन से पूरे इंडिया में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया हुआ है और ये पॉलिटिकल अर्थक्वेक का रीजन है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं, अब नाउ एक्स प्रेसिडेंट हो चुके हैं, इन्होंने एकदम से अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया ड्यू टू द मेडिकल ग्राउंड। रात को 9 बजे इन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भेजा एज पर द प्रोटोकॉल, और जिसे रात के 12 बजे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये देखिए, ये रेजिग्नेशन लेटर है जगदीप धनखड़ जी का। रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड abide by medical advice, I hereby resign as the Vice President of India effective immediately in accordance with the Article 67A of Constitution। अब इस रेजिग्नेशन के बाद मीडिया में और पॉलिटिकल गैलरी जो गैलरीज हैं उनमें एक स्पेकुलेशन का राउंड शुरू हो जाता है, और इस स्पेकुलेशन की वजह थी वाइस प्रेसिडेंट के प्रीवियस 10 दिन में दिए गए स्टेटमेंट। ठीक है, जिस तरह के स्टेटमेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने दिए, और 10 दिन पहले का उनका एक वीडियो है जिसमें कह रहे थे कि वो सक्सेसफुली अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे टिल 2027, अगस्त 2027। और एकदम से ऐसा क्या हुआ है ना, ऐसा कुछ अभी मीडिया में भी सुनने में नहीं आया था कि वाइस प्रेसिडेंट किसी हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। फिर ये सडन रेजिग्नेशन क्यों ऑन द मेडिकल ग्राउंड? तो अब ऐसा बोला जाता है कि जब कोई नाराज होकर भी, है ना, जब किसी डिसेंट की वजह से भी अगर कोई रिजाइन देता है, मतलब कोई हाई पोस्ट का पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, है ना, तो उनका जनरली क्या बहाना रहता है, क्या एक्सक्यूज रहता है? मेडिकल हेल्थ। या तो मेडिकल हेल्थ के बेस पे रेजिग्नेशन दिया जाता है या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से। पर्सनल रीजंस की वजह से। अब ना तो ऐसे कोई पर्सनल रीजन का तो खैर उन्होंने एक्सक्यूज दिया भी नहीं अपने रेजिग्नेशन में, बट ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी भी पिछले 2-3 दिनों में या 10-15 दिनों में मीडिया में नहीं दिखाई गई अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सडन रेजिग्नेशन क्यों ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल हेल्थ? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है ना, या फिर जो रूलिंग क्लास है अभी हमारे इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर एंड द टीम, इनके साथ कुछ डिसेंट हो गए थे वाइस प्रेसिडेंट के ओवर द इश्यूज ऑफ फार्मर्स। दूसरा जो स्पेकुलेशन बताया जा रहा है अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना, वो पिछले 2 महीनों से हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा को इम्पीच करने का, है ना, प्रस्ताव दे रहे थे, प्रपोजल दे रहे थे टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एंड फाइनली जब वो प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में लाया भी, तो लोअर हाउस में रखा, लोकसभा में रखा। तो ऐसे भी स्पेकुलेशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो चाहते थे कि ये जो प्रपोजल है राज्यसभा में आए, सो दैट कि जब 3 मेंबर्स एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बने अगेंस्ट यशवंत वर्मा, है ना, उसको क्या कर सकें, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, उसे नए इंस्ट्रक्शन दे सकें, गाइडेंस दे सकें, गाइड कर सकें। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। दैट इज वाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब बहुत सारी वजहों के लिए याद किए जाएंगे हमारे जो 14th वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, खास करके अपनी वोकल वॉइस के लिए, है ना, जुडिशरी, है ना, जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जिसके अगेंस्ट जनरली कोई बोलता नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पर्सन या फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जिन्होंने जुडिशरी के अगेंस्ट खुल के बोला, यशवंत वर्मा के अगेंस्ट खुल के बोला। ठीक है, तो बहुत सारे इनके रेजिग्नेशन की वजह बताई जा रही हैं, है ना, पर वजह जो भी हो बाद में पता चलेगा या फिर नहीं भी पता चल सकता है ना, बट हम लोग जान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन पे इतना ह्यू एंड क्राई क्यों हो रहा है, एंड
क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की, किस तरह से इलेक्शन होता है, किस तरह से वो रिजाइन करता है और किस तरह से उसको इम्पीच किया जा सकता है, किस तरह से उसको हटाया जा सकता है। तो बात करें अगर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है आफ्टर प्रेसिडेंट, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब है ना, एक पोस्ट की ओथ लेते ही है ना ऑटोमेटिकली किसी दूसरी पोस्ट के लिए अपॉइंट हो जाना। तो जैसे ही कोई भी पर्सन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वही पावर्स एंजॉय करता है जो लोकसभा के एक स्पीकर के पास होती है। इलेक्शन 5 साल के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए, और कोई भी पर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होता है हमेशा। अमेरिका की तरह नहीं, 2 बार का सिस्टम नहीं होता है ना, या फिर फिनलैंड या फिर डेनमार्क जैसी कंट्री जैसा सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे कोई भी पर्सन कितनी बार भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट वर्क करता है एज ए प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, है ना, ड्यू टू अब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द रोल ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, जब कोई भी वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को वियर कर रहा होता है उस समय पे वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता, वो राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं कर सकता। ड्यूरिंग दिस पीरियड बीपी सीजेस टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन है। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं दिया गया है, बस मोटा मोटी 2 या 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिए गए हैं। पहला कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 66(4) के तहत जो पर्सन रन करना चाह रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 इयर्स होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 84 कहता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि जो भी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा इलेक्शन में उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक राज्यसभा के मेंबर के पास होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट must not held an office of profit or be disqualified under article 102। ठीक है, जब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को कोई भी पर्सन कंप्लीट कर लेता है तो वो रन कर सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कोई पर्सन पूरा कर लेता है उसके बाद बारी आती है नॉमिनेशन की, है ना। नॉमिनेट करना पड़ता है पर्सन को खुद को, है ना, टू बिकम द, है ना, टू रन इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो कैसे होता है ये नॉमिनेशन, तो इसके लिए 20 MPs की रिक्वायरमेंट होती है एज प्रपोजर एंड 20 एज द सेकेंडर्स अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000, यानी कि 15,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। 20 MP आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके पास, है ना, आपका नाम प्रपोज करेंगे, और 20 MPs आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपके नाम को रीप्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरह से नॉमिनेशन होता है। तो अगर कोई पर्सन, है ना, 20 MP यानी कि ओवरऑल 40 MPs रखता है एंड उसके पास अगर 15,000 एज अ डिपॉजिट है और वो उन्हें सबमिट करा सकता है तो कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, आफ्टर क्लियरिंग दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, है ना। तो
वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। इसके अब लोकसभा और राज्यसभा में दो तरह के एमपीज होते हैं, एक तो इलेक्टेड, दूसरा नॉमिनेटेड, ठीक है। सेम राज्यसभा में भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो इस इलेक्शन में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों तरह के एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। कुल मिला के इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि पूरी पार्लियामेंट, चाहे उसमें इलेक्टेड लोग हों या फिर नॉमिनेटेड लोग हों, वो सारे लोग मिलके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वेयर जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होता है। वेयर क्या होता था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एंड जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं हमारे इंडिया में उसके मेंबर्स, ठीक है, पार्टिसिपेट करते थे टू इलेक्ट एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आर्टिकल 71 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हैं, है ना, उनका निपटारा कहां पे होगा, उनका रिजोल्यूशन कहां पे होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, ठीक है। चलिए, अजम्पशन ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए ऑफिस एज्यूम करता है और कैसे कैसे ये रिजाइन कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 69 क्या कहता है, मैंडेट दैट प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अपॉन इलेक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट हो जाता है वो, तो उसे उसकी पोस्ट की, रोल्स की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। याद रखना इसको, प्रेसिडेंट, ठीक है। वेयर प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी पर्सन इन सेंस सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपनी पोस्ट पर, है ना, अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन से 5 साल तक, ठीक है, बियर करता है अपनी ऑफिस को। इसके अलावा आर्टिकल 67C क्या बोलता है, आर्टिकल 67C कहता है कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका सक्सेसर है ना उसकी पोस्ट को टेक ओवर ना कर ले, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 67 ये वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन या फिर उसके इम्पीचमेंट से रिलेटेड है ना। आर्टिकल 67A कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो कभी भी रिजाइन कर सकता है एक लेटर के थ्रू, और ये लेटर किसके लिए लिखा गया होगा, प्रेसिडेंट के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा है ना, जगदीप धनखड़ जी का रेजिग्नेशन लेटर किसके लिए लिखा है उन्होंने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए लिखा है। क्या, किस ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे। आर्टिकल 67B क्या कहता है, आर्टिकल आउटलाइन द फ्रेमवर्क फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। यहां से इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है शुरू होता है ना। अब क्या है ग्राउंड इसके रिमूवल के, तो एज सच कोई भी ग्राउंड क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है ना। बट इसको रिमूव करने से पहले, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने से पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, यानी कि 14 डेज पहले बताया जाता है कि वी आर गोइंग टू इम्पीच यू। और ये नोटिस कौन देता है, एमपीच। कहाँ के एमपीच, राज्यसभा के एमपीच, ठीक है। और इस ये जो नोटिस है इसमें प्रॉपर रीजंस बताए जाते हैं, इंटेंशंस बताए जाते हैं कि वाई आर वी गोइंग टू इम्पीच यू, ठीक है। इसके बाद 15 डेज के बाद वोटिंग होती है इस रेजोल्यूशन पे, और अगर मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो चेयर है उसको एम्प्टी माना जाता है। लोकसभा का
इसके इम्पीचमेंट में कोई रोल नहीं होता, बस एक इंफॉर्मेशन पास की जाती है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 61 में जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, वेयर एज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोग सिर्फ राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, लोकसभा का बस इन्फॉर्म होना जरूरी है, वहां के स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, स्पीकर एमपीज को इन्फॉर्म कर देता है एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये है वाइस प्रेसिडेंट का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो अपॉइंट होता है, किस तरह से वो रिजाइन करता है या फिर किस तरह से उसको इम्पीच किया जा सकता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।